हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम लोग का। ठीक है, तो कल तक हम लोग जो बात कर लिए थे वो रॉलेट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर गांधी के स्टार्टिंग के जो भी आंदोलन है उन सब के बारे में चर्चा कर दिए थे, है ना। अब आगे थोड़ा सा चलेंगे। रॉलेट एक्ट वगैरह ये सब मैंने बता दिया था आपको, फिर से एक बार थोड़ा सा क्रक्स दे देता हूँ रिविजन का। हम लोग जो बात किए थे उसके अंदर रॉलेट एक्ट हम लोग कल पढ़ रहे थे। रॉलेट एक्ट के अंदर हमने ये पढ़ा था एक काला कानून है, जिस कानून के अंतर्गत समस्या क्या हुई थी कि भारतीयों के ऊपर जबरन एक कानून थोपा गया था, जिस कानून के तहत ये बोला जा रहा था भारतीयों से कि 2 साल के लिए किसी भी व्यक्ति को शक की बिना पर जेल में डाला जा सकता है, और उनको कोई भी अधिकार नहीं था कि वो उसकी अपील कर पाते या अपना वकील कर पाते या उसकी कोई दलील दे पाते। इसलिए इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का भी कानून बोला जाता है ना। तो इस कानून के विरोध में एक बड़ा सत्याग्रह चला, जिसको हम रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। रॉलेट सत्याग्रह को लीड किसने किया? महात्मा गांधी ने शुरुआत की उसकी, लेकिन ये मूवमेंट धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में भी ज़्यादा तेजी से बढ़ता चला गया। जिसमें दिल्ली की एक बात की थी, मोहम्मद अली अंसारी वगैरह दिल्ली से लीड कर रहे थे, और पंजाब से लीड करने में किसका नाम आया था? सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों ने जो मूवमेंट लीड किया, इसकी लीड करने के तुरंत बाद ही इनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद में क्या हुआ कि वहाँ पंजाब के कुछ लोगों ने यहाँ पे एक नीति बनाई कि हम अपने क्रांतिकारी नेताओं को छुड़ाएंगे, जेल से छुड़ाने का काम करेंगे। और जेल से छुड़ाने के लिए बैसाखी के दिन को उन्होंने चुना, जिस दिन वो छोटी सी एक मीटिंग रखना चाहते थे, और उस मीटिंग को कहाँ रखा गया? जलियांवाला बाग के अंदर रखा गया। और वो मीटिंग जलियांवाला बाग के अंदर जब रखी गई तो ये बात अंग्रेज़ों को मुखबरी कर दी, और मुखबरी होने के बाद में अंग्रेज़ जनरल डायर की जिसकी बात करी थी वो आया, और उसने आके चारों तरफ से घेर के गोलीबारी शुरू कर दी, है ना। और गोलीबारी शुरू करने में अंग्रेज़ों की रिपोर्ट के हिसाब से 379 लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी जो कमेटी की रिपोर्ट दी थी उससे लगभग 1500 लोगों तक की डेथ हो चुकी थी, ऐसा मानना था। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि अंग्रेज़ों की कमेटी का क्या नाम था, तो हंटर कमीशन के नाम से वो जानी जाती है, या उसको एक नाम और दिया जाता है, क्या बोला था हमने कल? एक और नाम दिया जाता था, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। 2 नाम थे उसके, एक हंटर कमीशन और उसी को क्या बोला जाता है? डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। ये 2 कमेटी या फिर एक ही कमेटी इसको कह लो, ये बनाएगी बेसिकली। इसके बाद कांग्रेस ने अपनी समिति बनाई, कांग्रेस ने अपनी कमेटी बनाई। कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई उसका अध्यक्ष किसको बनाया था? मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय उसके अध्यक्ष थे और गांधी जी उसके सदस्य थे। इन्होंने रिसर्च पूरी करी से और पता चला कि 1000 से ज़्यादा लोग इसके अंदर मारे गए, लगभग 1500 के आसपास ही वो संख्या थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हुई। इसके बाद में गांधी जी ने क्या करा? सत्याग्रह को वापस ले लिया, और सत्याग्रह को वापस लेने के बाद में गांधी जी ने क्या बोला कि अब भारत के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या करा था उसी समय जनरल ओ डायर जो था, जो लेफ्टिनेंट था, सबसे बड़ा अधिकारी के तौर पर था, उसको बुला के सम्मानित कर दिया था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया जलियांवाला बाग करके, है ना। तो इस वजह से भारतीय बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, और इस नाराज़गी की वजह ये थी कि जलियांवाला बाग के हत्याकांड में उनको सज़ा देने की बजाय उनको अवार्ड दिया जा रहा है या रिवॉर्ड दिया जा रहा है ना। तो इन सब समस्याओं की वजह से उन्होंने क्या करा? भारत के अंदर एक बड़े जन आंदोलन की बात करी। ये वही समय है जिस समय में 14 से 18 विश्व युद्ध चला था, और 18 से 19 आते आते विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था। 19 के अंदर अब आपको जो नई घटनाएं पढ़नी है वो यहाँ से शुरू हो जाती है, क्योंकि रॉलेट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मैंने कल पढ़ाया था, याद होगा? ठीक है, उसके सारे के सारे चीज़ें देख लेना, क्या क्या चीज़ें हमने उसके अंदर पढ़ाई थी, एक बार रिविजन कर लेना उसको। यहाँ से शुरू होता है खिलाफत और असहयोग आंदोलन, दोनों साथ में मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों आंदोलन लगभग एक दूसरे से मर्ज करते हुए, है ना। दोनों आंदोलन की वजह जो है काफ़ी हद तक एक दूसरे से जोड़ती है, उसके पीछे के कारण है, हमें समझ आ जाएंगे। हालांकि खिलाफत आंदोलन एक तरीके से पूरी तरीके से मुस्लिम्स आंदोलन है, मुसलमानों के द्वारा खड़ा किया गया एक बड़ा जन आंदोलन है, लेकिन उसके बावजूद इसको देश के एक राष्ट्र आंदोलन में ऐड करा गया, जो असहयोग आंदोलन का पार्ट बनता है। ठीक है, तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों साथ में पढ़ने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये दोनों आंदोलन आगे चल के बहुत बड़ा राष्ट्र आंदोलन क्रिएट करते हैं। ठीक, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग, इसके बारे में देखेंगे। देखिए बेसिकली हुआ क्या, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के पीछे के कुछ सबसे पहले, इनको पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो पार्ट है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ प्री का पार्ट नहीं है, मेंस में भी ये आता है और इंटरव्यू का भी एक तरीके से पार्ट है।
खास करके मेंस में इसको पूछा ही जाता है। और जब भी आप मेंस में किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो उसके पीछे कुछ चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला पॉइंट होता है कॉजेस, मतलब उसके पीछे के कारण क्या है कि ये इतना बड़ा जन आंदोलन या फिर ऐसा इंसिडेंट हो रहा है ना। कारण के बाद में हम लोग को ये पता होना चाहिए कि उसकी विशेषताएं या फीचर्स क्या है। साइलेंट फीचर्स जिसको कहते हैं हम लोग, मतलब विशेषताओं की बात होती है यहाँ पे। ये विशेषताएं हमें पता होनी चाहिए क्या होती है इसके पीछे की। तीसरी चीज जो इसके पीछे जिम्मेदार होती है वो आपको ये पता होना चाहिए कि इस आंदोलन के, अगर जैसे हम लोग ये आंदोलन पढ़ रहे हैं तो इसके इवेंट्स क्या है, ठीक है। इवेंट्स मतलब घटनाक्रम क्या है, कि घटनाक्रम हमको अगर पता होगा तो हम आसानी से पूरी की पूरी घटना के बारे में समझ सकते हैं। तो घटनाक्रम पता होना चाहिए। और चौथी चीज हमें ये पता होना चाहिए किसी भी चीज के बारे में कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, मतलब उसके रिजल्ट्स क्या निकले या क्या परिणाम, है ना। तो ये कुछ चीजें हमें पता होना चाहिए जब भी हम किसी टॉपिक को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। और जब ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होता है, फिर कोई भी चीज़ आपको लिखने को आ जाए, जलियांवाला बाग ही आ जाती तब भी आप इसी फॉर्म में लिख देते, है ना। रॉलेट एक्ट आ जाता तब भी आप इसी फॉर्म में लिख देते, या कोई भी जन आंदोलन आपके पास में आ जाए तो आप क्या करो, मेंस पर्सपेक्टिव से इन तमाम चीज़ों को इस तरीके से लिख दिया करो, है ना। तो ये एक तरीका होगा कि मेंस में आप अपने आंसर को फ्रेम कैसे करोगे, तो ये फ्रेम करने का एक तरीका होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले कॉजेज देखने हैं, ठीक है। और ये आंदोलन क्योंकि खिलाफत और असहयोग दोनों का पार्ट है तो हमें दोनों के कॉजेज देखने पड़ेंगे, दोनों के कारण क्या है, दोनों के कारण को मर्ज करके पढ़ेंगे। यहाँ पहला नाम आ रहा है खिलाफत, ठीक है। तो खिलाफत के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, खिलाफत है क्या। यहाँ पे एक आंदोलन क्रिएट हुआ था भारतीय मुस्लिम्स के द्वारा, जिसको खिलाफत आंदोलन के तौर पर जाना गया था। इन्होंने क्या करा, एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई, ठीक है। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी को बनाने वाले कुछ मुस्लिम्स थे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जैसे मोहम्मद अली अंसारी। ये सब नाम याद रखना, फैक्चुअल चीजें कुछ बता रहा हूँ आपको। मोहम्मद अली अंसारी, ठीक है, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, ठीक है, हसरत मोहानी, अब्दुल बारी, और ऐसे दो तीन नाम और हैं जो इसके पार्ट थे, जिन्होंने क्या करा था, खिलाफत आंदोलन या खिलाफत कमेटी को बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर एक अली बद्र से, जो अली बंधुओं के नाम से बहुत पॉपुलर हुए, जिनका नाम है मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली। ये दोनों अली बंधुओं के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि खिलाफत आंदोलन को खड़ा करने में जो सबसे बड़ा सहयोग था वो इन्हीं अली बंधुओं का था, ठीक है। तो ये अली बंधुओं के तौर पर जाने जाते थे। खिलाफत आंदोलन खड़ा करने की या इस कमेटी को बनाने की जरूरत ही क्या पड़ गई, उसके पीछे के पहले कारण देख लेते हैं। ये कारण क्या है जिसकी वजह से ये आंदोलन क्रिएट हुआ। देखिए, पहली चीज तो ये थी कि विश्व युद्ध प्रथम समाप्त हुआ, और विश्व युद्ध प्रथम समाप्त होने का बाद में एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साई। क्या नाम था? ट्रीटी ऑफ वर्साई। ट्रीटी ऑफ वर्साई बोला जाता है इसको, वर्साई बोला जाता है, ऐसे लिखा जाता है। वर्साई में मतलब 1919 में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साई। ट्रीटी ऑफ वर्साई का हमारे देश से क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं था। वर्ल्ड वॉर में हमारा भी कोई योगदान नहीं है। ट्रीटी ऑफ वर्साई में ये मसला हुआ था कि यहाँ पे जो तुर्की है, तुर्की आज के समय में भी एक नेशन है, उस समय ब्रॉड नेशन था, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर लोग आते थे, काफ़ी कंट्रीज का पार्ट हुआ करता था। इस तुर्की के अंदर ऑटोमन एम्पायर रूल करता था, ठीक है। मतलब इनका हेडक्वार्टर क्या था, ऑटोमन एम्पायर का तुर्की हुआ करता था, जो इनकी कैपिटल हुआ करती थी, या फिर हम लोग बोलते हैं उस्मानिया सल्तनत, हिंदी में इसका नाम होता है। तो यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर जो यहाँ पे रूल किया करता था, इस ऑटोमन एम्पायर को हमेशा एक पावर हुआ करती थी, ये हमेशा अपना एक खलीफा चुना करते थे। और ये खलीफा क्या होता था, रिलीजियस गुरु होता था। कौन होता था? रिलीजियस गुरु। और ये रिलीजियस गुरु पूरे वर्ल्ड का होता है। मतलब अगर एक मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम के नाते वहाँ के खलीफा की बात को सुनूंगा, और उस खलीफा की बात की, और उस खलीफा की जो भी उस समय में उद्देश्य होंगे, जो भी वो चलाना चाहेगा, जिन बातों को वो बोलेगा, उस बातों को मैं सुनूंगा, क्योंकि वो मेरा क्या है, रिलीजियस गुरु। तो रिलीजियस गुरु होने के नाते पूरा दुनिया के मुसलमान किसको सुना करते थे? इस खलीफा की बात को सुना करते थे। हुआ क्या, जब ये ट्रीटी ऑफ वर्साई यहाँ पे साइन हुई, इस ट्रीटी ऑफ वर्साई ने क्या करा, इस खलीफा की पोस्ट को अंत करने की बात कर दी। बोले खलीफा की पोस्ट का क्या होगा, अंत हो जाएगा। और खलीफा की पोस्ट का अंत का मतलब क्या है, ऑटोमन एम्पायर का भी अंत हो जाएगा। रख दीजिए,
ऑटोमन एम्पायर का भी अंत हो जाना। ठीक है, तो खलीफा और ऑटोमन एम्पायर का यहाँ पे अंत हो जाएगा, इसकी बात को यहाँ पे रखा गया। ठीक है, ये किसमें बोला गया? ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर बोला गया। पहला कारण भारत के अंदर खिलाफत आंदोलन क्रिएट होने का क्या हुआ कि खलीफा की पोस्ट को समाप्त कर दिया जाएगा, ऑटोमन एम्पायर को समाप्त कर दिया जाएगा और तुर्की के पास में जो भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसको छीन लिया जाएगा। इससे भारत के मुसलमान नाराज हो गए। भारत के मुसलमान नाराज क्यों हो गए? क्योंकि ये काम इंग्लैंड करने वाला था, कोई और नहीं करने वाला था। कौन करने वाला था? इंग्लैंड। और इंग्लैंड कौन कहाँ करता था? भारत के ऊपर करता था। तो इंग्लैंड के साथ में एक संधि भारत के मुसलमानों की पहले हो चुकी थी कि वो किसी भी तरीके से तुर्की को नहीं छेड़ेगा अगर तुर्की विश्व युद्ध में हार भी जाता। लेकिन हारने के बाद इंग्लैंड ने क्या करा? वर्साई की संधि तुर्की के साथ में और जर्मनी के साथ में, दोनों के साथ में साइन हुई थी और उनके साथ में साइन करके क्या बोला? ऑटोमन को खत्म करेंगे और खलीफा की पोस्ट को खत्म कर देंगे। इसने एक कारण बनाया भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने में। तो भारत के मुसलमानों ने क्या करा? एक आंदोलन क्रिएट कर दिया इनके खिलाफ में, एक कमेटी बना के, जिसको ऑल इंडिया खिलाफत की कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो पहला तो हमें ये पता चल गया कि खिलाफत आंदोलन भारत में क्यों शुरू हुआ? क्योंकि एक मुसलमानों का डर है कि हमारा रिलीजियस लीडर जो है उसकी पोस्ट खत्म कर दें, सबसे बड़ी बात है। और अगर एक बार अभी इन लोगों ने शुरुआत करी रिलीजियस लीडर की पोस्ट खत्म करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हो सकता है आगे चल के रिलीजियस प्लेसेस को भी कैप्चर करने की कोशिश करें, जिसमें मक्का मदीना का डर था लोगों को, जेरूसलम का डर था। जेरूसलम का मुद्दा आज भी चलता रहता है जब इजराइल फलस्तीन में युद्ध चलता है ना, तो जेरूसलम का ही मुद्दा है। बेसिकली वो कोई पॉलिटिकल युद्ध नहीं है, राजनीतिक युद्ध नहीं है, वही धार्मिक युद्ध है ना। जो भी लोग इस बात को समझते हैं, जिन्होंने भी थोड़ी स्टडी की है, वो समझेगा इस बात को कि फिलिस्तीन और इजराइल में जो मुद्दा चल रहा है वो मुद्दा कोई रिलीजियस पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा क्या है? रिलीजियस मुद्दा है। वहाँ पे यहूदियों और इस्लाम के बीच की एक लड़ाई है और उस लड़ाई का मेन सेंटर है जेरूसलम। जेरूसलम जो एक पवित्र स्थल माना जाता है, वो इस्लाम का पवित्र स्थल माना जाता है, क्रिश्चियनिटी का पवित्र स्थल माना जाता है और यहूदियों का भी पवित्र स्थल माना जाता है। इस समय जेरूसलम का कंट्रोल ज़्यादातर यहूदियों के हाथों में इजराइल की वजह से पावर के बेसिस पे, और मुस्लिम लोग भी उस पर अपना कंट्रोल दिखाते रहते हैं। क्रिश्चियन लोग तो थोड़ा पीछे हट गए, लेकिन अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट किसमें चल रहा है? मुस्लिम्स में और यहाँ पे यहूदियों में चल रहा है। तो कभी मुस्लिम्स के हाथ में वो पावर आ जाती है, कभी यहूदियों के हाथ में वो पावर आ जाती है। तो ये रिलीजियस मुद्दा है बहुत बड़ा, और ये तब से ही चला आ रहा है, अभी नया नहीं, बहुत पुराना चला आ रहा है, और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो ये डर था यहाँ के मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को भी, कि कल को जेरूसलम के ऊपर इंग्लैंड अपना कंट्रोल दिखाएगा। एक मुद्दा ये भी हो सकता है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात दिमाग में आई भारत के मुसलमानों के कि हमें यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा अंग्रेजों को यहाँ पे दबाने के लिए, जिससे ये लोग शायद वो डिसीजन बदल दें। लेकिन भारत में अकेले मुसलमान कर भी क्या सकते है ना, एक छोटे से आंदोलन से कैसे मदद मिलेगी? तब इन्होंने क्या करा, इनको लगा कि भारत के अंदर कांग्रेस का अगर हमने सपोर्ट ले लिया और कांग्रेस अगर हमारे साथ में आ गई तो ये आंदोलन का मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये बड़ा एक आंदोलन का मुद्दा क्या करेगा? भारत में एक बड़ा परिवर्तन कर सकता है ना। तो बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, फिर बताओ। तो ये भारत के अंदर एक बड़ा परिवर्तन का मुद्दा कैसे बन सकता है? जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर साथ में एक युद्ध को लड़े या एक आंदोलन क्रिएट करें। तो खिलाफत का मुद्दा तो हमें समझ आ गया कि ये तमाम समस्याएं हैं जिसकी वजह से खिलाफत का मुद्दा शुरू हुआ। बहुत इस कारण में थोड़ी और बात करने की कोशिश करें तो अब हमें दिखाई दे जाता है क्या? असहयोग आंदोलन। क्या असहयोग आंदोलन का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन किस तरीके से यहाँ पे विस्तारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन से भारतीय परेशान थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। पहली बात तो क्योंकि आर्थिकी तौर पर सारा का सारा जितना भी इन्होंने लिया था वो सारा का सारा हेल्प कहाँ से ले रहे थे? भारत से ले रहे थे। रिसोर्सेज कहाँ की यूज़ करते थे? भारत की यूज़ करते थे। आर्मी कहाँ की यूज़ करते थे? भारत की यूज़ करते थे। तो इस वजह से भारत काफ़ी कमज़ोर हो गया। ठीक है, तो ये आर्थिक एक मुद्दा था जिसकी वजह से भारत ने एक बड़े आंदोलन की बात करी कि हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या थी? जलियांवाला बाग याद है आप लोग को? ठीक है, हमने बताया था कि जलियांवाला बाग भी एक बड़ा रीज़न है। जो जलियांवाला बाग एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से भारत के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन चलाने की बात हुई थी। तीसरी बात, थोड़े बहुत भारतीय मान भी जाते लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और जिसने भारतीयों को किसी भी तरीके का कोई खास अधिकार नहीं दिए।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी एक बड़ा कारण है। चौथा कारण इसके पीछे क्या है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक गठबंधन अभी भी चल रहा है जो 1916 में हुआ था। तो इनकी यूनिटी है और अभी यूनिटी का फायदा उठाया जा सकता है। तो गांधी जी ने इन सब का फायदा उठाते हुए क्या करा, एक बड़ा जन आंदोलन क्रिएट कर दिया। तो अगर हम पीछे बात करें कारणों के कॉजेज क्या क्या है, तो अब आपको खिलाफत के बारे में पता चल गया। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जिसने तमाम ऐसी संधियां करी, जिसके बाद एक खिलाफत का मुद्दा उठ गया, खिलाफत आंदोलन भारत में चल गया। और असहयोग आंदोलन के पीछे आर्थिक समस्या वर्ल्ड वॉर की वजह से जलियांवाला बाग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच के समझौते, ये सब जिम्मेदार हैं जिन्होंने यहाँ इतने बड़े जन आंदोलन को क्रिएट किया हो। इसको लिखो, हेडिंग डालो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, खिलाफत और असहयोग, ऐसे तीन लिखो। पहले चार चीजें लिख लो, हेडिंग डाल के। पहला लिख लो, जैसे आपने ये हेडिंग डाली उसके नीचे चार पॉइंट्स लिख लो। पहला लिख लो कॉजेज या कारण, कॉजेज या कारण जो मैंने नीचे लिख लो। फिर फीचर्स लिख लेना, विशेषताएं क्या है, इवेंट्स लिख लेना, घटनाक्रम क्या है उसका, और परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। इसमें पहले कारण लिखना शुरू करो, कारण लिखना शुरू करो। कारण लिखना शुरू करो, कारणों में लिखो पहला पॉइंट, भारत के अंदर, पहला पॉइंट लिखो भारत के अंदर अली बंधुओं के द्वारा, भारत के अंदर अली बंधुओं के द्वारा, अली बंधुओं का ब्रैकेट में नाम रख लेना, शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर। अली बंधुओं के द्वारा ऑल इंडिया, इसको ऐसे लिखना, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन 1919 में, का गठन 1919 में, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन 1919 में वर्साई की संधि के विरोध में, वर्साई की संधि के विरोध में, वर्साई की संधि के विरोध में किया गया, वर्साई की संधि के विरोध में किया गया। वर्साई की संधि समझाना या लिखाना जरूरी है, या आपको याद रहेगा खलीफा के पोस्ट को समाप्त करने की बात हो रही है और ऑटोमन एम्पायर को। अगर ये याद रहेगा, नहीं याद रहे तो वर्साई की संधि के नीचे डैश लगा के 2 पॉइंट चाहें तो लिख लो। यहाँ पे खलीफा की पोजीशन या पोस्ट को समाप्त करने की बात हो रही है, और दूसरा ऑटोमन एम्पायर या ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की बात है, ऑटोमन एम्पायर के विघटन की बात। अब इसमें दूसरा पॉइंट लिख लो,
दूसरा पॉइंट इसके अंदर मेंशन करो, विश्व युद्ध प्रथम के समाप्त होने पर विश्व युद्ध प्रथम के समाप्त होने पर भारतीयों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी। भारतीयों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी, जिसने भारत में जन आंदोलन की नींव रखी, तीसरा पॉइंट बना लेना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौथा लिख लेना इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। पास में लिख लेना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पांचवा पॉइंट लिख लेना इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की एकता। ठीक है। अब कॉजेस के आगे की बात सुनो। कॉजेस के आगे कुछ फीचर्स या विशेषताएं हैं, उन फीचर्स और विशेषताओं को इस आंदोलन के अंदर देखने गए। हुआ क्या, जैसे इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन को चलाने की बात चली, सारे के सारे मुस्लिम्स जो भी नेता थे वो सारे नेता कहाँ पहुंचे, महात्मा गांधी के पास में, क्योंकि पता है इस समय भारत का सबसे बड़ा लीडर कौन है, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जिस आंदोलन को भी अगर अपनी जरा सा भी हवा दे देते तो वो आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बन जाता था। ठीक है। और अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए खिलाफत के लोग भी चाहते थे कि पूरे देश में ये आंदोलन चले। ठीक। तो उन्होंने क्या करा, गांधी जी से आग्रह किया। गांधी जी ने इस बात को पहले तो विचार किया कि ये एक आंदोलन धार्मिक आंदोलन है और इस आंदोलन को, धार्मिक आंदोलन को राष्ट्रवादी आंदोलन के तौर पर चला पाना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन वहीं गांधी जी को इसके अंदर क्या मिला, एक ऐसा हिंट भी मिल गया कि भारत के अंदर अगर इस आंदोलन को बढ़ा के चलाना शुरू कर दिया तो आगे हम लोग असहयोग आंदोलन भी शुरू कर रहे हैं, तो भारत के अंदर ये दो बड़े आंदोलन मिलकर चल जाएंगे। और इससे क्या होगा, जो मुस्लिम का एक तबका कहीं ना कहीं कांग्रेस से हटना शुरू हो गया था वो सब भी आके इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ में और खिलाफत के भी सारे लोग आके जुड़ जाएंगे और ये आंदोलन एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन जाएगा। गांधी जी ने इसके अंदर ये मुनाफा देखा और ये मुनाफा देखते हुए 1919 में गांधी जी ने इसको समर्थन दे दिया और समर्थन देने के बाद में नवंबर 1919 में गांधी जी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है। अब गांधी जी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष, तो गांधी जी क्या कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मिलाया जाए और बड़ा आंदोलन क्रिएट किया जाए। गांधी जी अगस्त 1919 में यहाँ पर असहयोग आंदोलन अनाउंस कर चुके हैं और नवंबर 1919 में क्या बन रहे हैं, यहाँ के खिलाफत जो कमेटी है उसके अध्यक्ष बन रहे हैं। तो गांधी जी के हाथ में असहयोग आंदोलन भी है इस समय और दूसरा खिलाफत आंदोलन भी है। तो गांधी जी क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग चलाने की कोशिश तो नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से मिला लिया जाए दोनों को आपस में। तो गांधी ने ये प्रयास जारी रखे, लेकिन कांग्रेस के बहुत ज़्यादा नेता इस बात से किसी भी तरीके से तैयार नहीं थे कि दोनों आंदोलनों को मिला के चलाया जाए। उसके पीछे कारण था, कारण ये था कि एक धार्मिक आंदोलन है, उसके साथ में कुछ अलग इमोशंस जुड़े हुए हैं, उसको आप एक राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ कैसे चला सकते हो। असहयोग आंदोलन के तो कुछ अलग ही इवेंट्स होने वाले हैं, असहयोग आंदोलन के पीछे के कारण भी अलग हैं एकदम और खिलाफत के पीछे के कारण अलग है, तो दोनों आंदोलन को नहीं मिलाया जा सकता। और कभी भी एक धार्मिक आंदोलन को अगर आप देश के आंदोलन में मिला के चलाओगे तो वैसा ही हाल होगा जैसा पीछे स्वदेशी का हो चुका था, क्योंकि स्वदेशी से मुस्लिम क्यों अलग हो गए थे, क्योंकि वो एक धार्मिक आंदोलन बनता चला जा रहा था, इस वजह से उससे लोग
अलग हो गए। ठीक है, तो ये बात कुछ लोगों ने सामने रखी और खिलाफत को मुस्लिम मुद्दा मानते हुए कांग्रेस तैयार नहीं थी, कई सारे लीडर्स तैयार नहीं थे कि मिला के चलाया जाए। इन लीडर्स में जो इंपॉर्टेंट नाम है जो इस फेवर में बिल्कुल नहीं थे, उसमें एक नाम मोहम्मद अली जिन्ना का है, दूसरा नाम सीआर दास का है और तीसरा नाम मोतीलाल नेहरू का है। ये तीन वो लीडर्स हैं जो खुल के खिलाफत कर रहे थे इस बात की, हम खिलाफ हैं इस बात के कि आप किसी भी तरीके से इस आंदोलन को मिला के ना चलाओ। ठीक है, ये मुद्दा चलता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे गांधी जी तो दोनों तरफ समर्थन दे रहे थे। बात आ गई अगस्त 1920 तक की। ठीक है, और 1 अगस्त 1920 की वो घटना जिस घटना में अब एक नई संधि साइन होने वाली थी दुनिया के अंदर, जो लगभग इस बात पे डिसीजन ले चुकी थी कि आज से इसी डेट से दुनिया के अंदर तुर्की साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाएगा और खलीफा की पोस्ट को खत्म कर दिया जाएगा। वो अगली संधि ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद में है ट्रीटी ऑफ सेवरेस। ठीक है, सेवरेस की एक संधि और साइन हुई इसके बाद में 1920 में, और 1920 की सेवरेस की संधि ने जर्मनी के ऊपर बहुत सारे जो थे उसके ऊपर रोक लगा दी। कई सारे उसके जो भी रूल्स थे अपने हिसाब से बना के और उनकी सीमाओं पे बहुत कंट्रोल करना शुरू कर दिया, पहला। दूसरा, तुर्की जो एक ऑटोमन एम्पायर को चलाता है, आज से ऑटोमन एम्पायर किसी भी तरीके से वहाँ पे नहीं चलेगा और खलीफा की पोस्ट को समाप्त करा जाएगा। वहाँ अब आएगी डेमोक्रेसी। पहले मोनार्की वाला सिस्टम चलता था, क्या हो जाएगा वहाँ? डेमोक्रेसी आ जाएगी। इस बात से मुस्लिम काफी विचलित हो गए, परेशान हो गए और सारे के सारे जो भी खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे वो सब रोड पे निकल गए। सारे लोग रोड पे निकल गए और रोड पे निकल के आंदोलन अपना और नारे लगाना शुरू कर दिए। अब 1 अगस्त 1920 की बात है कि सारे मुस्लिम रोड पे निकल गए, क्योंकि उसी दिन की संधि क्या थी, लागू होने वाली थी। सारे के सारे मुस्लिम एक साथ रोड पे निकले और निकलने के बाद में क्या हुआ, अचानक से उसी समय में एक बहुत बड़ी घटना भारत के अंदर हो गई उसी दिन। और वो घटना क्या थी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई सेम 1 अगस्त 1920 में। अब देखिए ये क्या था, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से ये आंदोलन को एक होना ही था, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती चली जा रही थी। पहले तो सेवरेस की संधि उस दिन साइन हुई, दूसरी बात क्या हुआ, उसी दिन क्या हुआ, खिलाफत के सारे मेंबर्स रोड पे उतर आए और उन्होंने आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ करना शुरू कर दिया। तीसरा, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु ऐसा नहीं था कि किसी अंग्रेज ने उन्हें मार दिया या किसी भी तरीके की हत्या हुई, नहीं, उनकी मृत्यु जो थी वो अपनी ही नेचुरल में जो थी डेथ थी, किसी ने कोई हत्या नहीं करी। लेकिन उसके बाद में भी भीड़ बहुत गुस्सा थी, बहुत नाराज थी और नाराजगी का कारण कुछ नहीं था, बस इतना था कि वो किसी भी तरीके से अपना विरोध दिखाना चाहते थे कि हमने इतने बड़े अपने लीडर को खो दिया, उसका कुछ तो विरोध रोड पे निकल के दिखाए। जैसे अभी रिसेंट का एक किस्सा आपको याद होगा, मैं ये एग्जाम्पल बार बार देता हूँ क्योंकि आप लोग का देखा हुआ है। जैसे बाला साहब ठाकरे का जो आप लोग ने एग्जाम्पल देखा होगा, ठीक है, तो ठाकरे साहब की जब मृत्यु हुई थी वो भी नेचुरल थी। कुछ समय पहले सबने इस बारे में सुना होगा न्यूज़ का, तो महाराष्ट्र में कर्फ्यू लग गया। क्यों लग गया था कर्फ्यू? क्योंकि लोग रोड पे निकल आए थे और लोगों ने दुकानें जलाना, व्हीकल्स जलाना, तोड़फोड़ करना सब शुरू कर दिया था। नेचुरल डेथ थी, लेकिन लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, हमने इतने बड़े अपने नेता को खो दिया। तो लोग क्या करेंगे, अपना एंगर कैसे निकालेंगे, वो कंडोलेंस कैसे दिखाएंगे लोग कि उनके जो अंदर के इमोशंस है वो निकल पाए। तो लोगों का तरीका क्या होता है निकालने का इमोशंस, वो रोड पे निकल के कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं ना। तो ऐसी कुछ गतिविधियां करी तो उस समय सोचो बाल गंगाधर तिलक तो बहुत बड़े नेता है ना, और वो तो पूरे राष्ट्र के नेता है। ये तो महाराष्ट्र के नेता के तौर पर इनको एक पहचान के रूप में जाना जाता है, वो पूरे राष्ट्र के नेता के तौर पर जाने जाते थे। तो जब उनकी मृत्यु सेम डे पे हुई तो सारे के सारे उनके फेवर के जो लोग थे वो सब रोड पे निकले और उन्होंने भी क्या करा, दुकानें जलाना शुरू कर दी, है ना, ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करना शुरू कर दिया, अंग्रेजी जो भी वस्त्र होते थे उनको जलाना शुरू कर दिया और नुकसान करना शुरू कर दिया जो भी अंग्रेजों की चीजें थी। क्योंकि अंग्रेजों से एक गुस्सा है और गुस्सा लोग वहीं दिखाते हैं जहाँ पे जिसके खिलाफ एंगर होता है। मौका मिल गया, एंगर निकाल दिया लोगों ने। अब इसी एंगर को निकालते निकालते उन्हें खिलाफत वाले लोग रास्ते में मिल गए। खिलाफत वाले लोग भी तो आंदोलन कर रहे हैं रास्ते में। तो क्या हुआ, जो बाल गंगाधर तिलक हैं और खिलाफत वाले लोग हैं वो दोनों सब साथ में मिल गए। बोले दोनों का मेन दुश्मन कौन है, अंग्रेज है, एक ही दुश्मन है। तो दोनों लोगों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा एम क्या वही है, और अंग्रेज के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करना। तो यहाँ से दोनों पक्ष के लोग एक साथ आकर मिल गए और उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों के अगेंस्ट में आंदोलन करना शुरू कर दिया। ये मौका गांधी जी ने फिर बनाया। गांधी जी जो मौके का वेट कर रहे थे लगातार कि किसी भी तरीके से कांग्रेस मान जाए इस बात को लेकर कि खिलाफत को साथ में लेके चलना, ये मौका उन्हें नेचुरली मिल गया।
उन्हें इस मौके का इंतजार था कि कोई ऐसा मौका हो कि दोनों लोग साथ में मिले। तो गांधी जी ने क्या करा, इसी समय अनाउंस कर दिया कि खिलाफत और कांग्रेस के जो भी आंदोलन है वो सब साथ में मिलकर चलेंगे और इसके लिए एक स्पेशल सेशन कंडक्ट होगा। और वो स्पेशल सेशन कंडक्ट हुआ कांग्रेस का सितंबर 1920 वो सितंबर 1920 में। अगस्त के अगले महीने में तुरंत सेशन गांधी जी ने कंडक्ट कराया और सितंबर 1920 के सेशन में जो विशेष सत्र था कलकत्ता के अंदर जो सत्र हुआ था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, उस सत्र के अंदर अनाउंस कर दिया गया कि खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को साथ में चलाया जाना चाहिए। कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी बन जानी चाहिए और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी हर एक लेवल पे होनी चाहिए। मतलब कांग्रेस का फिर से एक नया संविधान बनेगा, ठीक है, और कांग्रेस अपने हिसाब से कार्य करना शुरू करे। क्योंकि गांधी जी की कुछ बातों को भी नहीं सुना जा रहा था, उसे दरकिनार किया गया था। कौन सी? खिलाफत को साथ में लेके चलने वाली। तो कांग्रेस ने क्या करा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कांग्रेस कर दिया, कांग्रेस को फिर से बना दिया। मतलब कांग्रेस जो एक है वो नेशनल लेवल पे तो है, अब क्या करा जाएगा, उसको स्टेट लेवल पे लेके आओ, स्टेट लेवल से प्रोविंशियल लेवल जो भी होते हैं उनके ऊपर लेके आना, फिर जोनल लेवल पे लेके जाओ, ब्लॉक लेवल पे लेके जाओ और विलेज लेवल पे लेके जाओ। इन तमाम जगहों पर कांग्रेस का क्या हुआ, रिकंस्ट्रक्शन हो गया। हर एक लेवल पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी अब काम करती थी। मतलब कांग्रेस जो सिर्फ नेशनल पार्टी थी, सिर्फ ऊपर रहती थी, अब गांधी जी ने क्या करा, उसे लोकल लेवल तक पहुंचा दिया। हर एक व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ेगा कैसे, अब उसके पास ब्लॉक लेवल, जोनल लेवल या विलेज लेवल तक हर एक तरीके से क्या है उसके पास में वो समूह के मेंबर्स हैं जो उसके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो इतने बड़े लेवल पे कांग्रेस का फिर से गठबंधन हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो विशेष सत्र हुआ था 1920 का, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने करी थी, जो कलकत्ता में हुआ था, उस विशेष सत्र में क्या हुआ, उस विशेष सत्र में दो कार्य हुए। पहला, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन को साथ में लेके चलने की बात हुई। दूसरा क्या हुआ, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की बात हुई। तो ये एक बड़ा जो स्पेशल सेशन का यहाँ पे एक उद्देश्य था वो यहाँ फुलफिल हो गया। स्पेशल सेशन के बाद में अब कांग्रेस और खिलाफत के लोगों ने साथ में आंदोलन करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस आंदोलन के विरोध में थे, क्योंकि अभी खुल के इस बात को अनाउंस नहीं किया गया था कि असहयोग आंदोलन किस स्तर पर चलेगा, किस लेवल पे चलेगा। उसके लिए धीरे धीरे समय गुजरा, आ गया समय दिसंबर 1920 का। गांधी जी जिसका वेट कर रहे थे, दिसंबर में क्या होता है, कांग्रेस का सेशन। हमेशा कांग्रेस का सेशन दिसंबर में तो होता था। ये तो इसलिए कर दिया गया था क्योंकि तिलक की भी मृत्यु हुई है अभी, और एक मौका अच्छा है कि कांग्रेस किसके साथ में मिल जाए, खिलाफत के साथ में मिलकर काम करे, तो एक अच्छा मौका मिल गया था, तभी विशेष सत्र रखा गया था। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये मौका मिला, गांधी जी ने वहां विशेष सत्र करा दिया, लेकिन अब स्पेशल सेशन का वेट हो रहा था। जैसे ही दिसंबर 1920 में स्पेशल सेशन नागपुर में हुआ, कहाँ पे हुआ, नागपुर में हुआ, और सी विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष बने। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग लिख चुके हैं इस बात को, ये कौन से सेशन में कौन अध्यक्ष था, कहाँ पे हुआ था, इसकी आपने एक लिस्ट बनाई हुई है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ये स्पेशल सेशन जरूरी होते हैं। तो सी विजय राघवाचार्य उस समय इसके अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष होने के नाते उस समय में उन्होंने यहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास करवा दिया। वो रिजोल्यूशन क्या था कि कांग्रेस आज से इसी डेट से भारत के अंदर एक नया जन आंदोलन क्रिएट करती है, और आज हम ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि भारत में असहयोग आंदोलन चलेगा। अब भारत में क्या चलना शुरू किया, असहयोग आंदोलन ऑफिशियली। अभी तक ऑफिशियली नहीं चल रहा है, अनाउंस तो अगस्त 1919 में हो गया। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए असहयोग आंदोलन अनाउंस कब हुआ, तो अगस्त 1919 में ही हो चुका था, ठीक है। जलियांवाला अप्रैल 1919 में हुआ, 2 महीने वेट किया गया, और अगले ही महीने में अगस्त में क्या कर दिया गया, यहाँ पे असहयोग आंदोलन अनाउंस कर दिया गया। खिलाफत के साथ में चलता रहा, लेकिन कैसे चल रहा था, अनऑफिशियली चल रहा था। ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट कब करा गया, दिसंबर 1920 के अंदर ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर दिया गया, और 1 जनवरी 1921 से असहयोग आंदोलन पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तरह फैल गया, ठीक है। तो अब हमको ये इसकी विशेषताएं ये पता चली कि ये पूरा आंदोलन गांधी, खिलाफत और कांग्रेस कमेटी के तहत किस तरीके से एक जन आंदोलन बना, और ये खिलाफत से जो मुद्दा शुरू हुआ था वो अब आके कहाँ पे पूरा का पूरा रुक गया, असहयोग आंदोलन के ऊपर आके रुक गया। 1921 तक का घटनाक्रम ये। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? हाँ,
हाँ, खिलाफत आंदोलन देखो चलता रहेगा, खिलाफत आंदोलन और असहयोग। अब जो भारत में एक आंदोलन चल रहा है उसका नाम जो असहयोग आंदोलन है, उसके साथ में खिलाफत अपने आप ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि खिलाफत को कोई अपोज करता है, क्योंकि गांधी के अंदर एक क्वालिटी थी। गांधी क्या करते थे, जो भी उनको अपोज करता था उसको किसी ना किसी तरीके से मना लेते थे, कोई भी वो तरीका अपनाए। अब कांग्रेस में जितने भी लोग इनका विरोध कर रहे थे, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे हो, चाहे सीआर दास कर रहे हो, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने सबको इस बात के लिए मना लिया था कि खिलाफत के साथ में असहयोग को चलाने दो, फिर तुम परिवर्तन देखना, मेरी बात मान के चलो। गांधी ने कैसे भी मनाया, मना लिया उन्हें। गांधी को मनाने की ये कला आती थी, और उसके बाद में भी नहीं मानोगे तो गांधी के बाद भूख हड़ताल थी ना। आगे चल के देखा आपने, अभी देखोगे पूना पैक्ट के अंदर अम्बेडकर से जबरदस्ती उन्होंने उस बात को मनवा लिया था। अम्बेडकर जी तो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन भूख हड़ताल कर दी। तो वो अपने अपोजिशन में जो भी होता था उसको मनाने की कला जानते हैं। तो गांधी जी ने इस समय भी इन लोगों को मना लिया, और मनाने के बाद में जब तक असहयोग चलेगा तब तक खिलाफत भी चलेगा। भारत के अंदर ये दोनों आंदोलन साथ में ही चलेंगे, ठीक है। तभी हम इस आंदोलन को साथ में पढ़ रहे हैं, शुरू भी साथ में ही अप्रोक्स हो रहे हैं और खत्म भी साथ में ही अप्रोक्स हो रहे हैं। इसलिए इस आंदोलन को हम लोग क्या कर रहे हैं, साथ में ही पढ़ रहे हैं। अब ये दोनों आंदोलन जब भारत के अंदर इतनी तेजी से आगे बढ़े, तो इसके पीछे जो भी विशेषताएं थी, उन विशेषताओं की क्रोनोलॉजी लिख लीजिए कि कब कब किस किस डेट में क्या क्या चीजें हुई होंगी। उसमें फिर हमें इवेंट्स भी पता चल जाएंगे कि क्या क्या घटनाक्रम कब कब किस किस समय में हुआ, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हुई होंगी, ठीक है। इसको लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए विशेषता, ठीक है। एक एक चीज पढ़ाते जाएंगे, उसको लिखाते जाएंगे। हेडिंग डाल लीजिए विशेषता। इसमें देखो असहयोग आंदोलन, पहला पॉइंट असहयोग आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तौर पर उभरा जिसमें खिलाफत समूह का विशेष योगदान रहा, दूसरा पॉइंट लिखिए। इस आंदोलन में देश के लगभग हर वर्ग ने हिस्सा लिया। देश के लगभग हर वर्ग ने हिस्सा लिया, सिवाय कौन लोग ऐसे होंगे जो हिस्सा नहीं ले रहे होंगे ऐसे आंदोलन में? बताओ, क्या लगता है आप लोगों को कि जिस आंदोलन को गांधी जी इतना बड़ा राष्ट्र का आंदोलन बना देते हैं, उस आंदोलन में देश का कोई एक हिस्से का लोग रह गए होंगे? हाँ, दलित लोग। दलित क्यों नहीं लेंगे पार्टिसिपेशन? नहीं, दलित भी लेंगे पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। दलित हैं, फार्मर्स हैं, खास करके गांधी जी ने अपना हथियार ही ऐसे लोगों को बनाया हुआ था जो समाज में कहीं ना कहीं स्पेशल दर्जा चाहते थे, ऐसे लोगों को। हाँ, वेरी गुड। जमींदारी वर्ग क्यों आएगा ऐसे आंदोलन के अंदर? वो तो हिस्सा बिल्कुल लेने नहीं आएगा, तो सिवाय में लिख लो, सिवाय जमींदारी वर्ग। और उसके बाद में मनी लेंडर्स आते हैं, मतलब साहूकार वर्ग। मनी लेंडर्स मतलब साहूकार वर्ग, सिवाय जमींदारी वर्ग, साहूकार वर्ग और प्रिंसली स्टेट्स भी हैं, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स वो राज्य जिसमें जहाँ पे राजशाही रहा करती थी, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख सकते हो कि सिवाय इन तीनों के, जमींदार के, साहूकारों के और प्रिंसली स्टेट मतलब राजशाही लोगों के, सभी ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेशन लिया, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें लिख लो। असहयोग आंदोलन की एक विशेषता, असहयोग आंदोलन एक विशेषता यह है
कि इस समय स्वराज सबसे महत्वपूर्ण डिमांड, स्वराज सबसे महत्वपूर्ण डिमांड या मांग बन चुका था, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना स्वराज का मतलब क्या है इस समय में। अगर स्वराज की बात हो रही है तो स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज का मतलब आज़ादी है। और आज़ादी किस तरीके की है? हम अंग्रेजों के अंतर्गत रह के किसी भी तरीके का कोई भी अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं चलाना चाहते। यहाँ पर स्वराज की जो डेफिनेशन दी गई थी वो स्वराज की डेफिनेशन दी गई थी कि कोई भी अच्छी सरकार सेल्फ गवर्नमेंट का ऑप्शन नहीं हो सकती, ठीक है। अंग्रेज बार बार आपसे क्या कह रहे हैं, हम आपको एक बहुत अच्छी सरकार देंगे, बहुत अच्छी सरकार देंगे जो भारत में कई सारे सुधार ला सकती है। तो क्या बोला गया, हम कोई भी अच्छी सरकार नहीं चाहते, हमें कोई अच्छी सरकार नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए स्वराज, ठीक है। और स्वराज कभी भी कोई अच्छी सरकार का ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो स्वराज का मतलब इस समय ये है कि भारतीय किसी भी हद तक अपने स्वराज को लेने के लिए तैयार है। और इसी के बाद में 1921 का जो समय आया था, इस 1921 में एक सेशन हुआ था जिस सेशन को बेसिकली सी.आर. दास लीड करने वाले थे, बट सी.आर. दास को इस समय अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो उनकी जगह पे इस समय में इस सेशन को जो लीड किया था वो हकीम अजमल खान ने लीड किया था। और हकीम अजमल खान ने इस समय एक नारा दिया था, वो नारा था संपूर्ण स्वराज, ठीक है, संपूर्ण स्वराज। देखिए स्वराज के भी जो वैल्यूज हैं वो बदलती रही है। कभी इसको सिर्फ स्वराज बोला जा रहा है, कभी इसको संपूर्ण स्वराज बोला जा रहा है, कभी इसको पूर्ण स्वराज बोला जा रहा है। अभी आगे चल के जवाहरलाल नेहरू पढ़ेंगे 1929 में, जब वो इसको पूर्ण स्वराज बोल देंगे। तो यहाँ पर संपूर्ण स्वराज का जो मतलब है वो यही मतलब है, कोई भी गवर्नमेंट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो कभी भी स्वराज का ऑप्शन हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पे संपूर्ण स्वराज का मतलब है। तो ऐसी छोटी बातें याद रखनी है। अगला पॉइंट है इसमें, महात्मा गांधी ने देश भर में, महात्मा गांधी ने देश भर में महात्मा गांधी ने देश भर में कुछ प्रोग्राम्स या प्रोग्राम में तो क्या बोलते हैं, प्रोग्राम आयोजन, कुछ आयोजन करना शुरू किया, कुछ आयोजन करना शुरू किया जिसमें अब पॉइंट करके लिखना, ABCD करके लिख लो पहले से। इसमें प्रोग्राम्स के नाम बता रहा हूँ आपको, जिसमें पहला प्रोग्राम का नाम लिखिए ग्रामीण विकास आयोजन, ग्रामीण विकास आयोजन। अस्पृश्यता आयोजन, अस्पृश्यता का मतलब अनटचेबिलिटी से होता है, अस्पृश्यता का आयोजन। तीसरा शराबबंदी, चौथा खादी का आयोजन, खादी वस्त्र वगैरह को प्रमोट करा, ठीक है। पांचवा शराबबंदी, चौथा खादी का आयोजन और पांचवा लिख लीजिए इसमें हिंदू मुस्लिम एकता। अब देखिए गांधी जी इस आंदोलन को अगर चाहते तो जन आंदोलन के तौर पर सिर्फ उसके ऑब्जेक्टिव पे कार्य करते रहते कि हमें अंग्रेजों से किसी भी तरीके से निजात चाहिए, हमें वही उसी पर स्वराज पर काम करना। लेकिन गांधी जी इस आंदोलन के जरिए कुछ सामाजिक बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जैसे शराबबंदी, है ना, लिक्वर जो पॉलिसी है उसको भी खत्म करना, अनटचेबिलिटी जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसके थ्रू दलित का लगातार शोषण होता था, उसके लिए भी यहाँ पे आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। खादी के प्रमोशन की बात क्यों कर रहे हैं, जिससे ब्रिटिश गुड्स कहीं ना कहीं डायमंड हो जाए, उसकी बात भी कर रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम एकता जो सबसे बड़ा इस समय हथियार थी भारत के किसी भी
जन आंदोलन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें गांधी जी साथ में लेकर चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए कुछ भारतीय लोगों ने भी काम किया। जैसे भारत के अंदर क्या हुआ कि हिंदू जो स्थल थे, धार्मिक स्थल थे, उन स्थलों पे मुस्लिम्स जाके लोगों से आग्रह किया करते थे कि आप खिलाफत में आके जुड़ो और असहयोग में आके जुड़ो। ऐसे ही कुछ हिंदू मुस्लिम प्लेसेस पे भी जाया करते थे और वहां पे जाके भी क्या करा करते थे, लोगों को संबोधित करा करते थे कि आप आइए और आके जुड़िए हमारे आंदोलन से, इस तरीके से जुड़ी। जिसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो बिरला टेम्पल जो दिल्ली के अंदर पड़ता है, बिरला मंदिर है, और वहां पे जाके क्या करा, जो अली ब्रदर्स हैं जिनके नाम हम लोग ने पढ़े ना, शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर, इन दोनों ने जाके वहां संबोधन किया और तमाम हिंदुओं को वहां कलेक्ट करके बताया कि आप हमारी खिलाफत से और असहयोग आंदोलन से आके जुड़े, क्यों जुड़ना चाहिए, इसको लेके एक संबोधन किया। तो एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ। इसी के बाद में तुरंत जो स्वामी श्रद्धानंद थे, उन्होंने जाके दिल्ली की जामा मस्जिद से क्या करा, अनाउंस किया, वहां के मुस्लिम को कलेक्ट किया गया और एक संबोधन दिया वहां पे कि आपको खिलाफत से और असहयोग आंदोलन से क्यों जुड़ना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट भी हो रहा था कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को बचाए रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इस तरीके की चीजों को किया जा रहा है। ठीक है, अब अगला हेडिंग डाल लो, घटनाक्रम या इवेंट्स। घटनाक्रम या इवेंट्स, अब क्या क्या घटनाएं होती चलेगी, इन सारी घटनाओं को एक एक करके हम लोग यहाँ पे पढ़ लिखते चले जाएंगे। घटनाक्रम या घटना, इसके अंदर पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट लिखो, भारत में एक अगस्त 1920, भारत में 1 अगस्त 1920 जिस दिन सेवेस की संधि साइन हुई थी, सेवेस की संधि, सेवेस लिखा हो ना, जिस दिन सेवेस की संधि साइन हुई थी, सेवेस की संधि साइन, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेवेस बोला जाता है, साइन हुई थी। खिलाफत आंदोलन से जुड़े उसी दिन, खिलाफत आंदोलन से जुड़े उसी दिन, खिलाफत आंदोलन से जुड़े समुदाय के लोग रोड पे उतर प्रदर्शन करना, रोड पे उतर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, रोड पे उतर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। बाल गंगाधर तिलक की आकस्मिक मृत्यु, बाल गंगाधर तिलक की आकस्मिक मृत्यु उनके समर्थकों को एक अगस्त 1920 को ही, 1 अगस्त 1920 को ही रोड पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए, रोड पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए विवश कर देते, रोड पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए विवश कर देते। सितंबर 1920, सितंबर 1920, सितंबर 1920 कांग्रेस का विशेष सत्र, कांग्रेस का विशेष सत्र जिसका आयोजन कलकत्ता, जिसका आयोजन कलकत्ता में हुआ, जिसका आयोजन कलकत्ता में हुआ, उसमें कांग्रेस ने 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, उसमें कांग्रेस ने 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की।
खिलाफत और असहयोग आंदोलन को साथ में चलाना, खिलाफत और असहयोग आंदोलन को साथ में चलाना। दूसरा, कांग्रेस के संविधान को, पहला खिलाफत और असहयोग को साथ में चलाना, दूसरा कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन करना, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न देखो, 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में शुरू हुआ, संपूर्ण भारत में शुरू हुआ, लेकिन आधिकारिक तौर पर, लेकिन आधिकारिक तौर पर 1 अगस्त 1921, 1 अगस्त 1921 1 अगस्त 1921 को इसको स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। इसमें अगला पॉइंट देखो, स्वराज, स्वराज, स्वराज इस समय का मूल उद्देश्य था, स्वराज इस समय का मूल उद्देश्य था, जिसमें विदेशी वस्तुओं, विदेशी वस्तुओं का विरोध, जिसमें विदेशी वस्तुओं का विरोध, विदेशी संस्थाओं का विरोध, विदेशी संस्थाओं का विरोध करना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया। जिससे भारतीयों ने स्वयं की, जिससे भारतीयों ने स्वयं की शिक्षण संस्थाओं को उजागर करना, शिक्षण संस्थाओं को उजागर करना, शिक्षण संस्थाओं को उजागर करना शुरू किया, शिक्षण संस्थाओं को उजागर करना शुरू किया। शिक्षण संस्थाओं को उजागर करना शुरू किया, जिसमें प्रमुख रूप से, जिसमें प्रमुख रूप से गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ एवं जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी संस्थाएं स्थापित हुई, जैसी संस्थाएं, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी संस्थाएं स्थापित हुई, जैसी संस्थाएं स्थापित हुई। जामिया मिलिया इस्लामिया जब फॉर्म हुआ था तो फॉर्मेशन का जो उसका इलाका था वो था अलीगढ़। कहाँ पे बना था ये? अलीगढ़। अभी जो फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं अलीगढ़ में। बाद में 1925 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था दिल्ली।
तो आज के समय में ये दिल्ली में इसलिए है क्योंकि इसको 1925 में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अभी 2025 में 100 साल पूरे होंगे इसको, और जब 100 साल पूरे होते हैं किसी भी चीज़ के तो वो क्वेश्चन आता है किसी भी फॉर्म में। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिखवा दिया, लिखवाने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्मेशन अलीगढ़ में हुआ, लेकिन 1925 में ये ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया था और तब से लेकर अभी तक ये दिल्ली में ही स्थापित है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें लिख लीजिए इवेंट्स में। इवेंट्स में अगला पॉइंट लिख लीजिए भारतीय वकीलों ने भी अपने पदों से रिजाइन कर देने का बोलते हैं, जिसमें प्रमुख सियादास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली। लास्ट में इसमें लिख लो, गांधी जी ने भी खिलाफत के विरोध में अपनी कैसरे-ए-हिंद की उपाधि से किनारा कर लिया। ठीक है, जहाँ तक इवेंट्स हो गए सारे के सारे और आपके पिक्चर्स हो गए, कॉजेस हो गए, जो इस पूरे के पूरे असहयोग आंदोलन और हम लोग खिलाफत आंदोलन कहते हैं उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इस खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हमने अभी इसमें पढ़ा कि हम लोग खिलाफत आंदोलन में अब लास्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस की रिजल्ट या परिणाम क्या हुए। हमें पूरी घटनाक्रम समझ में आ गई कि खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन को भारत के अंदर किस तरीके से चलाया गया, उसके पीछे कारण क्या थे, उसकी विशेषताएं क्या थी, और अब घटनाक्रम भी समझ आ गया कि किस समय में क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, 1920 का जो विशेष सत्र आपने लिखा है वहाँ पे लाला लाजपत राय का नाम मेंशन कर लीजिएगा, जो लोग याद ना रख पाए, जिन्हें याद हो पीछे से अच्छी बात है। ठीक है, 1920 में भी एक सेशन हुआ था कांग्रेस का जहाँ पे आधिकारिक तौर पर इसको अपना लिया गया था, वो भी मैंने आपको बता दिया, वो भी कहीं चाहे तो मेंशन कर लीजिए, अदरवाइज याद रहेगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेज या फिर रिजल्ट या परिणाम इसके क्या हुए। आंदोलन चल रहा है, ब्रिटिश बाइकॉट्स चल रही हैं, पूरी तरीके से ब्रिटिश गुड्स को जलाया जा रहा है, उनको विरोध में किया जा रहा है, उनकी संस्थाओं को बंद करने की बात हो रही है, भारतीय अपनी संस्थाएं चला रहे हैं, हर एक तरीके की कार्रवाई भारत के अंदर चल रही है। लेकिन इस कार्रवाई की एक विशेषता ये थी कि 1919 से यह आंदोलन शुरू हुआ और समय 1922 तक का आ गया। इस आंदोलन में कोई भी हिंसा की कोई घटना सुनाई नहीं देती है, और बहुत बड़ी बात है 3 वर्ष हो गए हैं आंदोलन को चलते हुए, और उस आंदोलन में लोग इतना सब्र किए हुए हैं कि कोई घटना ही नहीं सुनाई देती है कि कहीं हिंसा छिटपुट भी हो गई है ना, कोई हिंसा नहीं हो। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा आया कि फरवरी 1922 की बात है, फरवरी 1922 में क्या हुआ कि जिस समय खिलाफत और असहयोग से रिलेटेड कुछ लोग गोरखपुर के एक विलेज में जिसका नाम चौरी चौरा है, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और उस गांव में जो लोग बाहर निकल के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस वाले भी आ चुके थे, कब तक इनके आंदोलन को समाप्त किया जाए, कैसे बंद होगा आंदोलन, तरीका ही नहीं मिल रहा है कोई। तो उन्होंने क्या करा, अंधाधुंध उन लोगों पे फायरिंग करना शुरू कर दी, वहाँ के लोगों पे। लोग अपनी जान बचा के जैसे तैसे भागे, लेकिन भीड़ इतनी थी कि वहाँ पे उस भीड़ ने जैसे तैसे उसको कंट्रोल करके रिवर्स अटैक करना शुरू कर दिया। अब हिंसा का मतलब हिंसा ही, उसका कोई दूसरा उपाय तो नहीं, या तो भाग जाना या तो फिर वापस से हिंसा करना।
अब गांधी जी का जो पूरा का पूरा आंदोलन अहिंसा का आंदोलन चल रहा था, उसको इस समय की परिस्थिति ने खराब कर दिया। जैसे ही उन्होंने भीड़ पे अटैक करा, भीड़ ने रिवर्स अटैक करा और वो अटैक करते हुए पहुंच गए थाने में, जिस थाने का नाम भी चौरी चौराही था, ठीक है। और उस थाने को चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया और घेर के उसके अंदर कम से कम 22 पुलिसकर्मी थे और उस पूरे के पूरे थाने के ऊपर लोगों ने आग लगा दी। वहां की भीड़ ने जैसे ही आग लगाई, उस आग में 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए, है ना। और 22 पुलिसकर्मी जब वहां पे जल के मरे, सब अंग्रेज तो नहीं होते। हमने ये भी बात आपको बताई है कि भारत के भी लोगों को वो लोग अपनी क्या करते थे, भर्ती में शामिल किया करते थे, भारतीय भी उस भर्ती में शामिल होते थे। तो कुछ अंग्रेज, कुछ भारतीय, और टोटल मिला के कितने लोग मर गए उसके अंदर, 22 लोग मर गए। ये घटना है 5 फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 को जब ये घटना हुई, जिसको चौरी चौरा इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है या चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है, इसने गांधी जी को हिला दिया। और गांधी जी जो अभी तक पूरे अहिंसावादी आंदोलन के ऊपर लगातार कार्य कर रहे थे, उसने इसकी नींव को पूरा हिला दिया। और जैसे इसकी नींव हिली, गांधी जी ने क्या करा, इस आंदोलन को वापस लेने का फैसला ले लिया, ठीक है। क्योंकि हिंसा का कोई स्थान नहीं है, चाहे वो आंदोलन कितना भी बड़ा चलता हो, हम हिंसा को बिल्कुल भी कोई स्थान नहीं देने वाले। तो गांधी जी ने ये कहते हुए क्या करा, इस आंदोलन को वापस लेने का फैसला ले लिया। और अगली मीटिंग जो बारदोली के अंदर हुई, बारदोली कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। अगली मीटिंग बारदोली के अंदर हुई 12 फरवरी, ठीक है, 1922। और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि मैं खिलाफत और असहयोग आंदोलन से खुद को पीछे हटाता हूँ और मैं चाहता हूँ यह आंदोलन पूरे देश में इसी समय बंद हो जाए, ठीक। और ये अचानक का फैसला गांधी जी का क्या करेगा, लोगों को निराश कर देगा, क्योंकि अच्छा खासा आंदोलन चल रहा है। ब्रिटिशर्स लगभग उस मुकाम पे आ चुके हैं कि उनकी गुड्स सर्विसेज को इतना बायकॉट किया गया है कि आर्थिक रूप से उनको नुकसान होने लगा। और ये आंदोलन थोड़े समय अगर और चला होता तो इस आंदोलन से शायद अंग्रेज क्या करते, भारत को छोड़ने पर मजबूर हो सकते थे। लेकिन अचानक से गांधी का विड्रॉ कर लेना इस आंदोलन से लोगों को बड़ा कंफ्यूज कर देता है। और भारत का एक पूरा समुदाय है जो अब गांधी का विरोधी हो गया। तो गांधी ने अचानक से इस आंदोलन के फैसले को क्यों ले लिया? जब आप सारे लोगों को मिला के एक आंदोलन को चलाने की वकालत करते हो, तो सारे लोगों को मिला के आंदोलन को बंद करने की भी तो बात करो। लेकिन आप आके आधिकारिक तौर पर अनाउंस कर देते हो कि आंदोलन खत्म हो जाए। इस आंदोलन को खत्म करने के पीछे के कारण बताए बिना आंदोलन को खत्म कर देते हो, सिर्फ एक छोटी सी हिंसा। लेकिन गांधी जी के लिए वो छोटी सी हिंसा बहुत बड़ी हिंसा थी। गांधी जी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे। इसके बाद में लोगों ने ये आंदोलन नहीं बंद करना चाहिए था और इस आंदोलन ने क्या करा, भारत के एक अच्छे खासे चलते हुए बड़े आंदोलन को विफल कर दिया। लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांत से बंधा हुआ व्यक्ति है और ये बात हम पहले बता चुके हैं। सत्याग्रह में एक सबसे बड़ा तत्व अहिंसा आता है और जहाँ अहिंसा का स्थान नहीं है वहाँ गांधी नहीं रहेंगे। तो गांधी ने अपनी पर्सनल मंशा लोगों के सामने रखी और गांधी ने कहा इस मूवमेंट को अब मैं लीड नहीं करूँगा और इस आंदोलन को मैं अब नहीं चलाऊंगा। और ये कहते हुए गांधी जी ने खुद को अलग कर लिया, क्योंकि हिंसा हुई है पहली चीज को। और दूसरी चीज, गांधी इस बात से भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में अब एक हिंसा क्या करेगी, भारत में कई जगह हिंसाओं को बढ़ावा देगी। अभी तो एक छोटी हिंसा दिख रही है, लेकिन अब क्या होगा कि चलो हिंसा हो गई है, एक और जगह हिंसा हो जाएगी, दो और जगह हिंसा हो जाएगी। तो एक बार सिद्धांत जब टूटता है वो टूटता चला जाता है। तो गांधी को डर था कि अब ये हिंसा पूरे भारत में होना शुरू हो जाएगी और पूरे भारत की हिंसा को रोकने का मेरे पास में एक ही तरीका है और वही एकमात्र तरीका है, किसी भी तरीके से आंदोलन को वापस ले लिया जाए, ठीक है। और तीसरा ये था कि गांधी इस आंदोलन को 3 साल से चला रहे हैं, 19, 20, 21 और चौथा 22 में भी लग गया तो चौथा साल लग चुका है। लेकिन इस पूरे 3 साल में अंग्रेज अभी भी इस आंदोलन को दबाने में लगे हुए, अभी भी इस आंदोलन को दबा रहे हैं। तो गांधी जी को यह भी दिखा कि अगले 5-6 साल तक भी हम अगर इस आंदोलन को चलाएंगे तब भी अंग्रेजों के ऊपर कोई खास फर्क इससे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करके रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जन आंदोलन से फर्क तो पड़ता है। लेकिन गांधी जी तीसरा इसका कहीं ना कहीं एक उदाहरण ये देते हैं कि अगर ऐसे आंदोलन में हिंसाएं बढ़ेंगी तो ये आंदोलन से आज़ादी तो शायद मिल सकती है, लेकिन सिद्धांत खत्म हो जाएंगे और वो सिद्धांत खत्म हो गया, आज़ादी मिलना किसी भी मतलब की नहीं रह जाएगी, है ना। तो इसको क्या करा गया, इस आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया गया और वापस लेने के फैसले को लगभग पूरे देश में सुनाया गया। अब गांधी ने जब आंदोलन वापस लिया तो गांधी से कुछ लोग नाराज और कुछ लोग अभी भी फेवर में हैं कि गांधी जी ने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा।
जैसे जो भी आंदोलन के समर्थक लोग थे वो क्या करें होंगे, यहाँ पे आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, आज़ादी दिख रही थी, उसमें कुछ लोग नाराज हो गए कि अच्छा खासा आंदोलन चल रहा था, उसे बंद करने की क्या जरूरत थी। इसमें क्या हुआ, इसी की वजह से अब हो गया कांग्रेस में दूसरा विभाजन। अभी तक एक विभाजन पड़ा हमने, कौन सा, सूरत स्प्लिट, सूरत का विभाजन पड़ा था। अब 1922 में जैसे ही गांधी जी ने ये न्यूज़ सुनाई, यहाँ कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है। अब ये विभाजन प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स का भाग लेता है। वहाँ हमने क्या पढ़ा था, उदारवादी और अतिवादी के तौर पर पढ़ा था, नरम दल या गरम दल कहते थे। यहाँ बन गए प्रो चेंजर्स या नो चेंजर्स, मतलब परिवर्तनवादी ग्रुप बन गया और एक अपरिवर्तनवादी ग्रुप बन गया। ठीक है, अब ये दो ग्रुप कांग्रेस में फिर विभाजित हो गए। अब मुझे बताओ अपरिवर्तनवादी ग्रुप कौन सा होगा, जो गांधी का समर्थन करता होगा। उसने बोला होगा गांधी ने जो किया सोच समझ के किया होगा और हम गांधी जी के इस फैसले में उनके साथ हैं। एक ग्रुप ये बन गया होगा जो गांधी के समर्थक लोग होंगे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को ले लीजिए, CR राजगोपालाचारी को ले लीजिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने क्या करा, गांधी को समर्थन देना शुरू हो। लेकिन एक वर्ग जो था वो परिवर्तनवादी ग्रुप था, और परिवर्तनवादी ग्रुप ये वो ग्रुप है जिसको आगे चल के स्वराजवादी ग्रुप भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने क्या करा, आगे चल के स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी कांग्रेस से अलग होकर, है ना। तो ये परिवर्तनवादी ग्रुप में कौन कौन आ गया, जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ऐसे लोग क्या करें, या हकीम अजमल खान, ये लोग क्या करें, परिवर्तनवादी ग्रुप का हिस्सा बन गए। और इन्होंने क्या करा, गांधी के इस फैसले को चैलेंज करते हुए बोला कि अब हम किसी भी जन आंदोलन में भाग ही नहीं लेंगे, कि हम आंदोलन को इतना तेजी से आगे बढ़ाते हुए ले जाते हैं, कल को कोई आता है बोलने का आंदोलन बंद कर दिया, तो इस आंदोलन का मतलब क्या रहेगा। इन्होंने बोला अब आंदोलन नहीं होगा। परिवर्तनवादियों ने क्या करा, अपनी एक अलग संस्था बना ली जिसको अब स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता था। और पहले इन्होंने इसको नाम दिया था ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज दल। ठीक है, मतलब स्वराज दल वो है जो कांग्रेस को खिलाफत करता हुआ बनाया गया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, एक स्वराज पार्टी की स्थापना करी और स्वराज पार्टी ने अनाउंस कर दिया अब भारत में होने वाले जो भी इलेक्शंस होंगे हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, कोई आंदोलन नहीं करेंगे। ठीक है, स्वराजवादियों का मत भी सही था, उन्होंने अपना मत रखा, उन्होंने बोला हम पार्लियामेंट में जाके जो डिसीजन ले सकते हैं वो रोड पे नहीं ले सकते, हम लोग भीड़ के हिस्सा बनकर नहीं ले सकते, शायद पार्लियामेंट में जाके बैठ के जो डिसीजन ले सकते हैं वो भीड़ हिस्सा नहीं ले सकते, है ना। तो इन्होंने क्या करा, अपने आप को इलेक्शंस में डालने की कोशिश करी। और 1923 में भारत के अंदर इलेक्शन भी होने थे उस समय, तो 1923 के भारत के इलेक्शन के अंदर स्वराज पार्टी ने पार्टिसिपेट किया और अच्छे मतों से ये लोग विजयी भी हुए, है ना। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के अंदर उस समय की परिषद में, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कोई भारतीय अध्यक्ष चुना गया। अभी तक सदस्य तो बनते थे लेकिन अध्यक्ष कोई नहीं बना था। उस समय में एक भारतीय अध्यक्ष बना जिसको स्वराज पार्टी ने चुन के विट्ठल भाई पटेल का नाम को आगे रखा। विट्ठल भाई पटेल भारत के पहले अध्यक्ष हैं जिनको लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वतंत्र रूप से चुना गया था। और 1926 में फिर इलेक्शन में इन्हीं का चुनाव होता है, फिर चुने जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, देखिए एक असहयोग आंदोलन जो क्रिएट हुआ था इतना बड़ा खिलाफत आंदोलन के तौर पर, उसके थ्रू क्या हुआ, उसके समाप्त होने की वजह से भारत में नया दल, नया समूह बन गया। और उस नए दल समूह ने क्या करा, भारत में एक और नया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दिया। अब लोग किस में जाने लगे, अब लोगों ने पॉलिटिक्स में जाना इंटरेस्टेड, अपने आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। लेकिन इस सबके पीछे भी जिम्मेदार कौन था, महात्मा गांधी। कैसे जिम्मेदार थे, गांधी जी ने भारतीय लोगों के बीच में पॉलिटिक्स के बीज बो दिए। कैसे बो दिए, क्योंकि गांधी जी ने जो भी आंदोलन करे जन आंदोलन करे, और जन आंदोलनों में क्या करा, भीड़ को इकट्ठा करा। भीड़ में कौन से लोगों को इकट्ठा करा, जिनकी ज़्यादा मजबूरियां थी, ज़्यादा जो लोग परेशान थे, समाज में पिछड़े लोग थे, उनके लोगों को आगे करके क्या करा, गांधी जी ने अपने आंदोलनों से जोड़ना शुरू किया। और ऐसे लोगों ने जब डिमांड उठाना शुरू करी तो ये डिमांड पॉलिटिकल बनती चली गई, राजनीतिक तौर पर बनती चली गई। तो बोला जाता है कि स्टेटमेंट यूज किया जाता है, और गांधी जी ने इस समय में क्या करा था, कांग्रेस के भी संविधान को पूरा चेंज कर दिया था, हर एक व्यक्ति को कांग्रेस से जोड़ना शुरू कर दिया भारत में। तो लोग जैसे जैसे जुड़ते चले गए वैसे वैसे गांधी जी के बारे में कहा जाने लगा गांधी पॉलिटिसाइज्ड इंडियंस। गांधी ने क्या करा, भारतीयों का राजनीतिकीकरण कर दिया। और ये स्टेटमेंट पूछा गया, एक बार मेंस में सीधा ये पूछा गया था, गांधी पॉलिटिसाइज्ड इंडियंस फुल स्टॉप कमेंट। ठीक है, सिर्फ इतनी बात पूछी गई।
अब इसमें पूछा गया कि गांधी ने भारतीयों का राजनीतिकीकरण कर दिया। अभी तक भारतीय अपने आप को राजनीति में बहुत पीछे समझते थे या राजनीतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट भी नहीं लेते थे। मतलब अगर राजनीतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट लेते भी थे तो उनके ऊपर दबाव प्रदर्शन का किसका होता था? अंग्रेजों का होता था। अंग्रेज उनके ऊपर पूरी तरीके से भारी रहते थे। लेकिन यहाँ से देखो माहौल बदल गया पूरा। यहाँ से क्या हुआ? गांधी जी की बात के ऊपर या उनके प्रदर्शनों की वजह से सारे भारतीय पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्टेड हो गए कि स्वराज पार्टी में एक भारतीय को अध्यक्ष चुन के रख दिया गया, विठल भाई पटेल को। तो जब आपसे ये पूछा जाएगा कि गांधी ने भारतीयों का राजनीतिकीकरण कर दिया, तो क्या आप लोग ये सब बातें नहीं लिखोगे? सारे यही स्टेटमेंट वहां पे मेंशन करने हैं कि गांधी ने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी या कांग्रेस के संविधान को परिवर्तित किया। गांधी ने भारत के उन दलों को आंदोलन में जोड़ने की कोशिश करी जो दल सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए थे, उनकी समस्याओं को उजागर करना शुरू किया। वरना गांधी क्यों लिक्विडिटी या शराबबंदी की समस्या लेके आ रहे हैं? गांधी क्यों दलितों की समस्या लेके आ रहे हैं? गांधी क्यों खादी की बात कर रहे हैं बार बार? गांधी क्यों मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं आंदोलन के अंदर? गांधी क्यों दलितों को जोड़ने की बात कर रहे हैं? ये सब क्या कर रहा है? भारत में एक नया पॉलिटिकल परिवर्तन लेके आ रहा है ना? नया एक पॉलिटिकल परिवर्तन लेके आ रहा है। ठीक है, तो इसने क्या करा? भारत के अंदर एक नई बहस छेड़ दी कि रिलीजन और पॉलिटिक्स कांट बी सेपरेटेड, कि भारत के अंदर धर्म और राजनीति कभी भी अलग नहीं हो सकते और ये साथ में ही चलेंगे। आज के समय में भी देख लो, पुराने समय में भी देख लो, हमेशा इलेक्शन किसके बेसिस पे होते हैं? धर्म के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, इन्हीं सब बेसिस पे इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस का मतलब पॉलिटिक्स है, मतलब राजनीति और धर्म कभी भी एक दूसरे से विभाजित नहीं हो सकते। और इसका बीज बोने वाले गांधी जी ने ऐसा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि गांधी जी ने खिलाफत के लोगों को जब असहयोग के साथ में लाके जोड़ना शुरू किया तो एक धार्मिक मुद्दे को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। तो इससे गांधी जी के ऊपर क्या आरोप लगा कि गांधी ने रिलीजन और पॉलिटिक्स को लाके मर्ज कर दिया। जो भारत में अब जो भी इलेक्शंस होंगे, जो भी परंपराएं चलेंगी, उसमें धर्म हमेशा सामने आएगा। लेकिन गांधी ने इसका डिफेंड ऐसे किया कि मैंने रिलीजन को अगर किसी तरीके से जोड़ा है पॉलिटिक्स से, तो वो एक अच्छी नीयत से जोड़ा था। अच्छी नीयत का मतलब ये था कि धर्म परिवर्तन के काम आता है और वो अगर पॉजिटिव परिवर्तन हो तो पॉलिटिक्स में यूज करना अच्छा है। लेकिन अगर धर्म नकारात्मक तरीके से पॉलिटिक्स में यूज होने लगा तो ये देश को क्या, दुनिया को बर्बाद कर देगा आगे चलकर। और ऐसा बहुत जगहों पे देखा गया। जैसे श्रीलंका, धर्म के बेसिस पे राजनीति शुरू हुई, श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ, श्रीलंका को बर्बाद कर दिया। ठीक है, दूसरी तरफ अगर एग्जाम्पल देखा जाए, म्यांमार में कुछ समय पहले हुआ, वहाँ पे भी इसी बेसिस पे हुआ, वहाँ पे भी लोगों ने उस देश को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, धर्म के साथ राजनीति घुसी रहती है हमेशा वहाँ पे, और वहाँ इतने बेसिक लेवल पे घुसी हुई है कि उसने भी क्या करा, पाकिस्तान को आर्थिक रूप से इतना पिछाड़ दिया है कि अब वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं हो सकता। और इसी श्रृंखला में धीरे धीरे आगे कौन बढ़ रहा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में सिविल वॉर तो नहीं हुआ लेकिन तख्ता पलट जरूर हुआ है। वहाँ के लोगों ने एक दूसरे को मारना नहीं शुरू किया, लेकिन लोगों ने वहाँ के प्रधानमंत्री पे अटैक कर दिया। ठीक है, लेकिन वो अभी तक धर्म के बेसिस पे नहीं था, लेकिन अब धार्मिक होता जा रहा है, क्योंकि कुछ सामाजिक ऐसे तत्व होते हैं जो आंदोलन का सहारा लेके, सही आंदोलन का सहारा लेके भी उसको गलत तरीके से यूज करते हैं। जैसे भारत के अंदर जब सिख आंदोलन चले, जैसे किसान आंदोलन की बात अगर हम लोग करें, उसे सिख आंदोलन के अंदर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर जो समुदाय था वो सिख वर्ग जुड़ा हुआ था, है ना, इसलिए कभी कभी उसे सिख आंदोलन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो जो भारत के अंदर फार्मर्स आंदोलन चले, उसके अंदर कुछ उत्पादित तत्वों ने क्या करा, खालिस्तान के झंडे दिखाना शुरू कर दिए। खालिस्तानी आंदोलन तो था नहीं, लेकिन कुछ उत्पादित तत्वों ने क्या करा, खालिस्तानी झंडे उठाना शुरू कर दिए। अब उस आंदोलन को नाम दिया जाने लगा, ये खालिस्तानी आंदोलन चल रहा है। गलत था, कुछ लोगों की वजह से आप पूरे आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन नहीं कह सकते, वो गलत था। ऐसे ही भारत के अंदर अलग अलग तरीके के आंदोलन हुए जिसके अंदर इस तरीके की बातें होती रही, और ऐसा होता है हर जगह में, कुछ ना कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो समाज को खराब करने की कोशिश करते। बांग्लादेश के अंदर मुद्दा क्या उठा, रिजर्वेशन, शिक्षा को लेकर मुद्दा उठा कि रिजर्वेशन चाहिए, मत छीनो रिजर्वेशन हमारा। शेख हसीना इस बात को मानने को तैयार नहीं थी, जबरन उनके ऊपर थोपा जा रहा था उस उद्देश्य को, सारे स्टूडेंट्स रोड पे उतर आए। और ये देखो, ये होती है शक्ति आंदोलन की। आंदोलन की शक्ति ने प्रधानमंत्री को उसकी गद्दी से उतार के फेंक दिया, और फेंका ही नहीं, देश से भागना पड़ गया उसको। ठीक है, वो देश से भाग के लोगों ने, क्योंकि उसके बाद में बोले शिक्षा का मुद्दा अलग रह गया, अब हमें इस प्रधानमंत्री से दिक्कत है, इस प्रधानमंत्री को यहाँ से हटाओ और शेख हसीना को किसी भी तरीके से देश से हटाओ।
और उन्होंने क्या करा, इस आंदोलन को क्या करा, पूरी तरीके से अपने परिणाम तक ले गए। शेख हसीना चली गई, लेकिन अभी भी वो आंदोलन चल रहा है। अब क्यों चल रहा है? कोई नतीजा निकलेगा क्या उस बात का? अब क्या बोला मैंने, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं हर समाज के अंदर जो उन मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे क्या हुआ, अब वहाँ पे क्या हुआ, कुछ माइनॉरिटीज पे हमले होना शुरू हो गए इस आंदोलन के सहारे में। ये आंदोलन तो चल रहा है देश के हित में, वहाँ पे शिक्षा को लेकर आंदोलन चल रहा है, लेकिन वहाँ पे लोग अब कर क्या रहे हैं, कुछ मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है, वहाँ पे मंदिरों को भी तोड़ना देखा जा रहा है। मतलब माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस पे हमले हो रहे हैं। ये कुछ असामाजिक तत्व आके इन आंदोलनों का सहारा लेके वहाँ पे ऐसी चीज़ों को किया करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे इसका सहारा जैसे लेना शुरू हुआ, अब उनके ऊपर आरोप लगना शुरू हो गया कि ये सोची समझी साजिश थी चाइना की और पाकिस्तान की, जिसने एक पूरा माहौल क्रिएट किया होगा, ऐसा आंदोलन चलाएं और आंदोलन चलाने के बाद में वहाँ की माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाए, है ना। देखो मुद्दा क्या था और कहाँ से कहाँ ये बात चली, है ना। तो इस कोई भी आंदोलन देश में अगर चलता है तो उसके अंदर नकारात्मक या असामाजिक चीज़ें होती ज़रूर है। जैसा कि गांधी के सारे आंदोलन बहुत प्योर नहीं रहे, हर जगह पे गांधी शुरू तो कर देते अच्छी मंशा के साथ में, लेकिन उसका अंत करना पड़ता था इस वजह से क्योंकि कुछ सामाजिक तत्व जो थे आंदोलन को खराब करते थे, खराब दिशा दे देते थे। और गांधी जी इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। अगर वही गांधी जैसा चेहरा कोई अगर बांग्लादेश में समय होता तो इसी समय आंदोलन को खत्म कर देता, इसी समय तुरंत खत्म कर देता, जैसे शेख हसीना वहाँ से गई और सारे असामाजिक जो भी गतिविधियाँ वो सब रुक जाती। गांधी अगर यहाँ पे ना समाप्त करते इस चौरी चौरा की घटना के बाद में, तो ये घटनाएं और सांप्रदायिक रूप ले सकती थी, कुछ और परिणाम निकल के आते। हो सकता है जो हिंदू मुस्लिम एकता अभी तक अच्छी चल रही थी उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती, आगे चल के ये एकता विकसित हो जाती और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हो जाते, कुछ भी हो सकता था। और गांधी को ऐसी चीजें दिख रही थी, और जो दिख रही थी गांधी जी ने पहले ही फैसला ले लिया। तो गांधी जी जब भी कोई फैसले लेते थे उस बात को डिफेंड करने के लिए उनके पास में सटीक पॉइंट होते थे, और आंदोलन चलाने के लिए मैं अपने देश के लोगों को कुर्बान नहीं कर सकता, ये बात गांधी जी मानते थे और करने भी नहीं दिया। गांधी ने अपने आंदोलन में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जब गांधी ने आंदोलन चलाया हो अपनी मर्जी से उसमें किसी की हत्या हो, एक व्यक्ति नहीं। एक स्वदेशी में लोग मारे गए, उससे पहले के आंदोलन में मारे गए, 57 के विद्रोह में मारे गए, उसके बाद में जो बीच बीच में आंदोलन चलते रहे सब में मारे गए। लेकिन गांधी के आंदोलन वो आंदोलन है जिन आंदोलनों में गांधी ने एक व्यक्ति को हत्या नहीं होने दी। एक व्यक्ति, क्या कारण है इतने बड़े आंदोलन गांधी चला दे रहे हैं और एक व्यक्ति की हत्या भी नहीं हो रही है? गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत कि आप ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहे हो जिससे रिवर्स में आपके ऊपर अटैक किया जाए। और अगर ऐसी कोई घटना होती भी थी तो लोगों की गलती से होती थी, गांधी के सिद्धांत के खिलाफ जाके होती थी, जिस पर गांधी तुरंत रोक लगाते थे, जैसा चौरी चौरा को है ना। तो गांधी ने कभी भी अपने आंदोलन में अपनी तरफ से कोई ऐसी कोई भी गलती नहीं की जिसकी वजह से भारतीयों को नुकसान हो। क्यों? क्योंकि महिलाओं पे आप हथियार चलाओगे, नहीं चला सकते, पूरी दुनिया में आपका बेइज्जती होना शुरू हो जाएगी। आप बच्चों को मारोगे, शिक्षा जो बच्चे हैं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं उनको मारोगे तब भी आपकी थूक तो पूरी दुनिया में हो जाएगी। और गांधी अपने आंदोलन में ऐसे लोगों को आगे कर देते थे, महिलाओं को आगे कर देते थे, बच्चों को आगे कर दिया करते थे। क्यों? इसलिए नहीं कि इसके अंदर अंग्रेज जो है, अंग्रेजों के सामने अगर आप महिलाओं को आगे करो तो क्या एक दिमाग के अंदर आएगा अरे महिलाएं क्या लड़ेंगी अंग्रेजों, ये तो आएगा कि वो किस तरीके से लड़ पाएंगे अंग्रेजों से। अंग्रेज 2 मिनट में दबा कर रख देंगे, लेकिन महिलाएं वो हथियार थी गांधी जी के लिए कि गांधी जी जब महिलाओं को आगे रखते थे तो सबसे बड़ा वही एक दीवार बन के खड़ी हो जाती, महिलाओं और बच्चों से पहले लड़ लो तब आना पुरुषों के पास, ठीक है। अब वो बीच में ऐसे खड़ी हुई है कि आप उनके ऊपर हथियार चला नहीं सकते, और जहाँ चलाए वही पूरी दुनिया आपके ऊपर तू करना शुरू कर देगी। तभी गांधी जी ने जोड़ा बुला के आओ महिलाएं आओ बच्चे आओ स्टूडेंट्स आओ, इन सारे लोगों को आगे आंदोलन से जोड़ दिया, ठीक है। अब ये आंदोलन इतने बड़े आंदोलन बन जाते थे, तभी गांधी जी के आंदोलनों में किसी भी तरीके की कोई ऐसी हिंसा देखने को नहीं मिलती। महिलाएं तो जुड़ गई आती गांधी के आंदोलन में इतनी तेजी से, उसके पीछे का कारण है और बहुत ही हास्यप्रद कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि गांधी जी ने महिलाओं से बोला, सारी महिलाओं से बोला कि जिनके भी पुरुष शराब पीते हैं, जो भी शराब पीते हैं उनकी सारी शराब बंद करा दूंगा, 2 मिनट लगेगा मुझे शराब बंद कराने में। बोले कैसे शराब बंद करा दोगे? बोले बस आंदोलन करना, उस आंदोलन में आपको पार्टिसिपेट करना, क्योंकि उस आंदोलन में मैं शराबबंदी का मुद्दा उठा रहा हूँ। तो महिलाएं सब भागती चली आई, चलो शराबबंदी तो बहुत जरूरी है वरना रात में हमें पिटना है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो शराबबंदी का जो माहौल था वो गांधी जी ने महिलाओं के सामने रख दिया।
बच्चे कैसे जुड़ेंगे आगे, शिक्षा के वाले लोग कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि वो शिक्षा जो ग्रहण कर रहे थे, वो शिक्षा के अंदर ये बात साफ झलक रही थी कि अंग्रेज आपको बेरोजगार रखते गुलाम बनाना चाह रहे हैं। आप शिक्षा वो प्राप्त करो जिससे आपको रोजगार मिले और आप इंडिपेंडेंट रहो। गांधी ने ऐसे शिक्षित लोगों को जोड़ लिया अपनी तरफ, स्टूडेंट्स को जोड़ लिया अपनी तरफ, और राजनीति का एक बहुत बड़ा जो हथियार बने वो स्टूडेंट्स ही बनने के आगे चाहिए, है ना। तो गांधी के आंदोलन इसलिए सबसे अलग माने जाते हैं कि उन्होंने अपने आंदोलनों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दी जिसकी वजह से ये आंदोलन एकदम अलग के आंदोलन दिखे। उसके बाद गांधी ने जितने भी आंदोलन किए, अंत के आंदोलन तक 1942 के आंदोलन तक, उन सारे आंदोलनों में भी एक चीज़ आपको दिखेगी, अरे आज़ादी मिलने वाली थी, गांधी ने क्या करा, तुरंत वापस ले लिया। ठीक है, फिर गुस्सा आती थी पूरे देश को, फिर सब नाराज हो जाते थे, अच्छे खासे सब घर से निकल रहे हैं पूरा का पूरा आंदोलन करने, अगले दिन खबर आए नहीं जाना है। ठीक है, क्या होगा, गुस्सा में आते लोग आए, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको समझ आ जाता था कि ये गांधी ने फैसला क्यों लिया। ठीक है, फिलहाल जो चोरी चोरा की घटना हुई 5 फरवरी, उसके बाद में 12 फरवरी को अप्रॉक्स गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया और गांधी जी के ऊपर सारे आरोप लग गए। कोई भी आरोप गांधी जी ने किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर लगाने की कोशिश नहीं करी। गांधी जी ने क्या करा, इन आंदोलनों को किसके ऊपर लगा दिया, मतलब इन सारे आरोपों को किसके ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। गांधी जी ने बोला कि शायद मॉब जो थी, भीड़ जो थी, मेरे आंदोलन चलाने की वजह से ज़्यादा विचलित हो गई, उसकी वजह से ये आंदोलन में इतनी हत्याएं हो गई होंगी। तो गांधी जी ने बोला भीड़ को सजा तो दे नहीं सकते, तो मैं तो नेता हूँ, आप मेरे ऊपर कार्रवाई करो। और गांधी जी को क्या कर दिया गया, इसके बाद अरेस्ट कर दिया गया। 1922 में गांधी जी को अरेस्ट करके 6 साल की सज़ा सुनाई गई और 6 साल के लिए महात्मा गांधी को जेल भेज दिया गया। ठीक है, और महात्मा गांधी जी को जब जेल भेजा गया, उसके बीच में कांग्रेस काफ़ी अलग थलग हो गई थी और इसी समय में आप लोग देख रहे हो कि स्वराज पार्टी बनी। स्वराज पार्टी के बाद में जितने भी आंदोलन, जन आंदोलन जो भी चलते रहे, वो सारे के सारे आंदोलन काफ़ी विघटित थे। कोई भी ऐसा आंदोलन या फिर कोई भी ऐसी घटना इस समय में आप नहीं देखोगे इस बीच में कि जिसने भारत के देश के अंदर एक बड़े आंदोलन को क्रिएट किया होगा। गांधी जी फिर जब जेल से वापस आए, तो जेल से वापस आने के बाद में अब एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा जिसको हम लोग कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी के आने के बाद में जेल से फिर एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के तौर पर जानते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस लिख लीजिए, परिणाम क्या है। यहाँ तक समझ आ गई सारी बातें। देखिए, मेन चीज यूपीएससी जो आपसे बोलती है, आज के समय में पीसीएस भी बोलता है, स्टोरीज माइंड के अंदर सेटल करना। ठीक है, जो कहानियों के फॉर्म में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो भी स्टेटमेंट्स आपको बता देता हूँ, वो बस यहाँ पे स्टोर होना चाहिए। अगर आपको ये कहानियाँ याद रहेंगी, ये सब चीज़ें याद रहेंगी, कल एग्जाम में आप जब भी किसी भी स्टेटमेंट को लिख रहे होगे तो बहुत ही आसानी से उसको लिख पाओगे। ये आंसर राइटिंग में बहुत मदद करेंगे आपके खास। फैक्ट जो है वो तो मैं दिखाई देता हूँ आपको, फैक्ट सारी चीज़ें आप लोग लिख लेते हो, उन फैक्ट से इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके आंसर्स को मेंशन करना है ना, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इतिहास पढ़ाना लोग ये समझते हैं कि फैक्चुअल चीज़ें को पढ़ाना, फैक्चुअल पढ़ाना इतिहास है ही कभी भी नहीं। कि मैं आपको इवेंट्स या फैक्चुअल चीज़ें लिखाता चला जाऊँ, 1919 में ये हुआ, 20 में ये हुआ, ये सब चीज़ें, उसके पीछे आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं पता है, कॉजेज ही नहीं पता है, या ये सारी स्टोरी आपके माइंड में है ही नहीं, ये सब हो क्यों रहा है, तो आप फिर कैसे उस चीज़ को अपने माइंड में मेकअप कर पाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है इन सारी कहानियाँ, स्टोरीज को समझना या सुनना, है ना। अब ये स्टोरीज आप लोग कल एग्जामिनेशन हॉल में जब भी बैठे होंगे और कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम सामने आया, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान कर लिया करोगे, सर ने क्लास में शायद ऐसा कुछ बोला था, और जब बोला था तो उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपने आंसर्स को सॉल्व कर लिया करोगे। तो वो बोली हुई चीज़ें आपके सामने ज़्यादा रहती हैं और लिखी हुई चीज़ें भी याद रहती हैं। तो इस बेसिस में मैं आपको ये सारी स्टोरीज इसलिए बता देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो इवेंट्स चल रहे हैं, जो घटनाएं चल रही हैं, खुद आप लोग वहाँ पे चलो, उस समय में चलो, और जब आप लोग खुद जाके वहाँ खड़े हो जाते हो तो पूरी घटना को अपनी आसानी से देख सकते हो। बस ये एक कला होती है जिस कला को अगर आप अपने अंदर बैठा ले जाओगे, इस कला के बाद में आप लोग को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ो, कभी भी पढ़ो, उस चीज़ को ऐसे पढ़ो कि आप उस घटना से खुद को जोड़ो। या अगर आप वहाँ पे होते या आप उस घटना को अगर नहीं देख पा रहे हो या वहाँ से नहीं जोड़ पा रहे हो, तो इतना तो कर ही लो कि एक भीड़ बन के मैं उसको देख रहा हूँ एटलीस्ट। तो जब मैं भी आपको पढ़ाता होता हूँ तो मैं उस घटना में होता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग से बातचीत कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं, मैं जब वो पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं उस घटना को देख के पढ़ा रहा होता हूँ। तो जब मैं देख के पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग भी उसी हिसाब से कनेक्ट होते हैं, आप लोग को भी वो दिखेगा, है ना। तो इसलिए कनेक्शन बहुत ज़रूरी है।
हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कनेक्शन, और जितना कनेक्शन स्टोरीज से होता चला जाएगा, जितना कॉन्सेप्ट से होता चला जाएगा, उतना ही फैक्ट अपने आप याद होता चला जाएगा। फैक्ट बहुत आसान होते हैं, उसको याद करना बहुत आसान है। बहुत आसान इसलिए है क्योंकि आप 2 से 3 बार या 4 बार उन चीज़ों को देखोगे तो वो आपको याद हो जाएगा आराम से। अभी मैंने आपको कुछ फैक्ट बताए, उनको जाके अभी रख देना और घर जाके एक बार उठा के देखना, वो आपको याद होंगे, ठीक है। और अभी भी याद नहीं होंगे तो एक बार रिवीजन कर लोगे तो वो पक्का याद हो जाएगा, फिर आप उसको नहीं भूलोगे, है ना। तो इसलिए ज़रूरी होता है क्लास में बैठ के सुनना। वैसे तो सुन के आप लोग क्लास कर सकते हो, यूट्यूब सब जगह पड़े हुए बहुत सारी चीज़ें। सुनना इसलिए ज़रूरी होता है क्लास में बैठ के क्योंकि उन घटनाओं में हम सब लोग साथ में चलते हैं और साथ में चल के मज़ा आ जाता है, फिर वो सबको पढ़ते हो, है ना। अभी मेडिवल हिस्ट्री पे आओ, तुम लोग को ये भी कराएंगे, खुद लड़ोगे तुम लोग, तलवारें ले ले। हाँ चोरी चोरी की घटना लिख लो, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस में लिखो, पहला ये लिख लो कारण जो इसका रिजल्ट है, परिणाम, ठीक है। परिणाम में लिखो 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान, चौरी चौरा का लिखूंगा गोरखपुर लिख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर भारतीय आंदोलनकारियों ने, भारतीय आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी को आपके हवाले कर दिया, पुलिस चौकी को आपके हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। इस घटना से हताश होकर, इस घटना से हताश होकर, इस घटना से हताश होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, इस घटना से हताश होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया, असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया, जो कि बारदोली में 12 फरवरी 1922, जो कि बारदोली में 12 फरवरी 1922 को किया गया। इस फैसले से अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं ने, इस फैसले से अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं ने अपनी असहमति जताई, अपनी असहमति जताई, जिससे कांग्रेस में एक बंटवारा, जिससे कांग्रेस में एक बंटवारा और हो गया, एक बंटवारा और हो गया। डैश लगा के लेते हैं, परिवर्तनवादी समूह और अपरिवर्तनवादी समूह, मतलब प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। परिवर्तनवादी समूह, अपरिवर्तनवादी समूह।
परिवर्तनवादी समूह, अपरिवर्तनवादी समूह। अपरिवर्तनवादी समूह में लिखो नाम, जैसे गांधी जी, एग्जाम्पल में लिखो गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, हाँ ये अपरिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी जो नहीं बदले अपरिवर्तनवादी, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और मोहम्मद अली अंसारी, सी राजगोपालाचारी और मोहम्मद अली अंसारी। परिवर्तनवादी में लिख लेना सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, हकीम अजमल खान। और लास्ट में लिखते ना मार्च 1922 में गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, मार्च 1922 में गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई, और 6 वर्ष की सजा सुनाई, और 6 वर्ष की सजा सुनाई। ठीक है, देखिए अगर ओवरऑल इसकी पूरी की पूरी हम लोग और अच्छे से इस बात को समझने की कोशिश करें तो या इसके कंक्लूजन की तरफ जाएं तो ये आंदोलन अगर देखा जाए ओवरऑल एक सफल आंदोलन के तौर पर जाना जाए, क्योंकि इस आंदोलन ने क्या करा, कई सारे वर्गों को एक साथ लाने की कोशिश करी, प्रयास किया और कई सारे वर्गों को एक छत के नीचे ला दिया और कई सारे वर्ग मिलके एक जन आंदोलन की तरफ आगे बढ़े और चलाया भी। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इस आंदोलन की विफलता के पीछे भी तो कुछ कारण है। यह आंदोलन अंततः उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाया जिसको पूरा करने के लिए निकले थे, है ना। हाँ, तो मतलब एक तरीके से आंदोलन विफल ही कहलाएगा। ओवरऑल सफलता तो है बहुत सारे, लेकिन आंदोलन विफल भी तो हुआ। तो इस आंदोलन की विफलता के पीछे के कुछ कारण ये आपके सामने लिखे गए, उन कारणों को चाहो तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लेना या हेडिंग डाल लो आंदोलन की विफलता के कारण, और विफलता में ये सारे पॉइंट जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये सबको यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, आंदोलन की विफलता के कारण और इसका प्रभाव क्या पड़ा, ये कुछ चीज़ें जो हैं इसके अंदर मेंशन की गई हैं, उसको आप लोग नोट कहाँ से कर लोगे जब मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। ठीक है, आपको पीडीएफ मिलना शुरू होगी, है ना। आप खुश होगा, बहुत समस्या के बाद में आप लोग को पीडीएफ दी गई है ना। मतलब नहीं, पीडीएफ ज़रूरी इसलिए है आप लोग के लिए क्योंकि रेगुलर जो पढ़ते रहते हैं उसका रिविजन बहुत ज़रूरी है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सबको पीडीएफ नोट्स मिलने ज़रूरी है। बस पीडीएफ उन्हीं को दिया जाएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो क्लास में रेगुलर रहेंगे। थोड़े दिन ग्रुप पे चलेगा फिर ये ग्रुप पे चलना बंद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए, क्लास में रेगुलरिटी बनाए रखिए और क्लास करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। रिवाइज कर लेना अच्छे से, ये घटनाएं हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं बाद में। पीडीएफ हाँ ग्रुप में पढ़ेंगे, ग्रुप में तो सब लोग हो ना। अभी शुरू से मैं आप लोग को सारी पीडीएफ भेज दूँगा, जो भी बची हुई है वो भी भेज दूँगा।